जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई सीरीज में। नई सीरीज ही बोलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप गिर गई है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो सीरीज है मैं कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि अभी कल ही मैंने टेलीग्राम पर क्वेश्चन एक पोल लिया था, जहाँ पर मैंने पूछा था कि न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है डेली वाला वो लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों ही जगहों पर जो पोल है वो लिया था, और दोनों जगहों पर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कहा कि हाँ, ये जो एनालिसिस है वो आना चाहिए। तो लीजिए, आपका जो बुम है वो सराख ऊपर। और आज हम 1 मार्च 2022 से अगेन हमारा जो इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस है उसको रिज्यूम कर रहे हैं। लेकिन एक और आपके लिए सरप्राइज जो है वो आने वाला है, लेकिन वो आएगा शाम को। और उसी के साथ साथ बाकी जो वीडियोस है चैनल के वो भी आप ज़रूर देखते रहिए। अब देखिए, जिन लोगों ने कहा था कि हाँ ये जो एनालिसिस है वो आना चाहिए, तो अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी लोगों तक भी आप शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो एक नए अवतार में यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस मैं ला रहा हूँ आपके सामने काफ़ी दिलचस्प तरीके से, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। उसी के साथ साथ अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हो तो आपको भी यहाँ पर जो अपडेट रहने के लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस है ये काफ़ी काम आ सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले सबसे पहले एक मैप बेस्ड स्टिक साइज हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर यूरोप का मैप जो है वो आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ये जो कंट्री है ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। जहाँ पर जो एक पिन पॉइंट है वो किया गया है, तो वो कंट्री का नाम क्या है वो आपको बताना है। लेकिन सिर्फ नाम से चलेगा क्या? नहीं, आपको नाम के साथ साथ वो कंट्री के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी वहाँ पर बताना पड़ेगा। अब इन्फॉर्मेशन में आप उसकी कैपिटल, उसकी करेंसी, उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, उसी के साथ साथ क्या वो किसी समझ लीजिए लैंडलॉक्ड है या फिर किसी सी को कनेक्टेड है, तो वो भी आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लिखना है, एंड देन वीडियो को रिज्यूम कीजिए एंड आगे बढ़िए। अब यहाँ पर जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आज का, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि जो एडिशन है उसमें कई बार एक्सप्लेन सेक्शन जो उसमें आर्टिकल चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर हम जो एडिशन है वो मुंबई एडिशन ले रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर ये जो न्यूज़पेपर है इसमें जो एक्सप्लेन सेक्शन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर दूसरे एडिशन में दूसरा कोई आर्टिकल आ रहा है तो वो नहीं आएगा। कभी कभार डेट वाइज चेंज हो जाता है कि आज ये आ गया है कल वो आ जाएगा, लेकिन कवर सभी होते हैं, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। कोई भी एडिशन हम पकड़ के अगर चलते हैं तो सब कुछ चीज़ें कवर हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो इसमें न्यू क्लाइमेट रिपोर्ट जो है उसके बारे में देखने को मिल रहा है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके यहाँ पर 5 फॉलोआउट्स ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया। अब देखिए, रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। बाकी वर्ल्ड में भी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही है। अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियोस जो है वो बनाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं रशिया यूक्रेन वॉर को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जिससे कि आपको हर एक चीज़ जो है उसके बारे में पता चले। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रशिया की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि जो सैंक्शंस है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा वो लगाए गए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में बेसिकली रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं, लेकिन रशिया वर्सेस यूरोपियन कंट्रीज या फिर यूएसए जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के वजह से यूएसए के द्वारा, यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा जो सैंक्शंस है वो लगाए गए हैं। और इन सैंक्शंस की वजह से, क्योंकि स्विफ्ट जो है वो भी बैन कर दिया गया है, स्विफ्ट डिजायर नहीं, स्विफ्ट मतलब जो बेसिकली हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे हम यहाँ पर आईएफएससी कोड देते हैं उसी तरीके से स्विफ्ट कोड जो है वो एक तैयार होता है। और स्विफ्ट ये सर्विस प्रोवाइडर है जो यहाँ पर जो सिक्योर ट्रांजैक्शन है दो कंट्रीज के बीच में वो करवाता है पैसों का। लेकिन स्विफ्ट बैन कर दिया गया है, जिसके तहत अब रशिया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें जो है वो रशियन इकोनॉमी में आ रही है, और एक ही दिन में रशियन इकोनॉमी जो है वो काफ़ी नीचे गिर गई है। मतलब बेसिकली अगर आप रूबल देखोगे, जो करेंसी है रशिया की, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गई है। तो ये पूरा डिटेल वीडियो जो है मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये वीडियो आप ज़रूर रेफर कीजिए। उसी के साथ साथ बाकी भी अगर आपको जो वॉर है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स वो चाहिए है, तो उसके लिए भी आप ये जो पूरी सीरीज़ है ये फॉलो कर सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में सारी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन की हुई है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जीडीपी का सेकंड एडवांस एस्टीमेट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये किस तरीके से फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट से अलग है, ये क्या होता है, जीडीपी क्या है, कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों को हम इस आर्टिकल के तहत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगेन फेल्ड बाय द वेस्ट।
जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर अगेन रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसके बारे में कई सारे एडिटोरियल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ये वाला भी उसी बारे में है। देन अगर हम बात करते हैं ये वाला भी उसी बारे में है। ये वाला अगर हम देखते हैं तो उसी के रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। ये अगर हम देखते हैं तो उसी से रिलेटेड है। ये अगर हम देखते हैं तो उसी से रिलेटेड है। मतलब मोस्ट ऑफ द सारे जो एडिटोरियल्स है वो उसी से रिलेटेड हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगेन मैं वही कहूँगा आपको कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिस्कशन जो है वो किया हुआ है, और उसी के साथ साथ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चीज़ें जो है वो आपको एक्सप्लेन की हुई है। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि किस तरीके की चीज़ें चल रही है। रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तहत उभर कर आया है, और वो जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है प्लस उसी के साथ साथ जो यूक्रेन है वो नाटो को ज्वाइन ना करे, क्योंकि कई सारी बातें चल रही थी कि नाटो को ज्वाइन कर लेगा। नाटो क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि समझ लीजिए यहाँ पर 3 दोस्त लोग हैं, 4 दोस्त लोग हैं। अब अगर ये अच्छे खासे दोस्त हैं और अगर किसी एक इंसान ने इस पर हमला कर दिया तो ये जो बाकी के दोस्त हैं ये सोचेंगे कि हम पर हमला हुआ है, और ये सभी जो है मिलकर इस पर टूट पड़ेंगे। उसी तरीके से नाटो हमें देखने को मिलता है कि जो भी उसके अलाइज है, अगर उन अलाइज में से किसी एक पर भी हमला होता है तो बाकी के जो लोग हैं वो सोचेंगे हम पर हमला हो गया है, और वो सभी उस कंट्री पर टूट पड़ेंगे। और रशिया जो है वो ये नहीं चाहता है कि यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि यूएसए क्या कर रहा है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है, सभी को अपने नाटो में शामिल करना चाह रहा है। तो रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है उसमें शामिल हो जाए, क्योंकि यूक्रेन या फिर बॉर्डरिंग कंट्री जो होती है रशिया की, वो अगर नाटो में शामिल हो जाए तो यूएसए अपनी जो आर्मी है वहां पर डिप्लॉय कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर रशिया जो है उसने अटैक किया। उसी के साथ साथ जो सैंक्शंस है रशिया पर वो लगाए गए। रशिया ने बोला कि भाई यहाँ पर सैंक्शन जो है वो एक एक्ट ऑफ वॉर ही है, वॉर की तरह ही हो रहा है, और इसी वजह से अब यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन जो है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी भी धमकी यहाँ पर दी गई। अब सैंक्शंस की वजह से जो रशियन इकोनॉमी है पूरी की पूरी तहस नहस हो गई। अब रशिया जो है वो तो एक न्यूक्लियर कैपेबल देश है। यूक्रेन जो है क्या वो न्यूक्लियर कैपेबल है? जी नहीं, न्यूक्लियर कैपेबल नहीं है, लेकिन एक टाइम पर न्यूक्लियर कैपेबल था। लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए, और जो वेस्ट है उसी ने उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो छीन ली। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इस पर मैं सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस के बाद, जहाँ पर मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसी के साथ मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है यूक्रेन और रशिया की, वो भी मैं वहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो आप बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि काफ़ी एजुकेटिंग वीडियो जो है आपके सामने आने वाला है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा आपका नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे और एनलाइटन कर देंगे। देन यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं उसी बारे में है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है अपने वीडियोज़ में। यहाँ पर डिफेक्शन लॉ जो उसके बारे में बात की जा रही है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आर्टिकल बात कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले मेरा ये कर्तव्य है कि आपको एमएम अकेडमी ऐप के बारे में भी बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्सेस है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलाएंगे। यहाँ पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, उसी के साथ साथ आपको इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइजेस में। आपको डाउनलोड करना है एमएम अकेडमी ऐप, साइन अप करना है, डेमो लेक्चर, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो जो भी सेक्शन में आप जाओगे वहाँ पर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो, एंड देन आप तय कर सकते हो कि आपको लेना है या नहीं लेना है। लोएस्ट प्राइजेस है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ले नहीं सकते हो, बहुत ही लोएस्ट प्राइजेस है कंपेरेटिवली। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट इतने कम प्राइस में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। आप प्लान परचेज कर सकते हो और कोर्सेज को आप एंजॉय कर सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल है मयूर मोगरे नाम का, वहां पर आप फॉलो कर सकते हो। आइए यहाँ पर हमारे फर्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं, जो कि बात कर रहा है सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या होती है, सेकेंड एडवांस एस्टिमेट, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, ये क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए मंडे को क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने रिलीज किया है सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ जीडीपी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। अभी हाल ही में जो बजट है वो रिलीज हुआ था, और बजट में जो एस्टिमेट है वो किया गया था कि हमारी जीडीपी कितने परसेंट से ग्रो होगी। हालांकि उसमें थोड़ा गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली है जितना प्रेडिक्ट किया गया था उसके मुकाबले, लेकिन खैर इतना भी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ही कम गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि सेकेंड एडवांस एस्टिमेट जो है वो यहाँ पर रिलीज किया गया है। एडवांस एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि हमारे कैलकुलेशन जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, पूरा का पूरा कैलकुलेशन
एडवांस मतलब क्या है कि होने के पहले एडवांस में हम यहाँ पर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड का मतलब क्या है कि पहला जो है वो भी आया होगा, तो पहला आया, ये सेकंड है और थर्ड भी आता है। इस तरीके से एस्टिमेट जो है वहां पर किए जाते हैं एंड देन फाइनल फिगर जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एमसीक्यू एक देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको एक ग्रेविटी आ जाए कि टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसा इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर इंडिया? सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या नन ऑफ द अबव? तो इसका भी जो जवाब है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम बात करते हैं जीडीपी की, तो जीडीपी क्या है? जीडीपी अगर आप देखोगे तो समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ हमारे देश में, हमारे टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सर्विस जो है वो दी जा रही है, जैसे मैं आपको यहाँ पर सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ गुड्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, है ना, कुछ गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। किसी इंसान ने कोई मूवी में काम किया, वो मूवी जो है वो पैसा कमा रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी में। मतलब क्यों? क्योंकि ये हमारी जो टेरिटरी है उसमें देखने को मिल रहा है। अब समझ लीजिए कि कोई गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर हुए हैं म्यांमार में, तो क्या वो हमारे जीडीपी में गिने जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे टेरिटरी के बाहर है, इसलिए ये हमारे जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। तो मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो जीडीपी क्या है? ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन अ स्पेसिफिक टाइम। अब स्पेसिफिक टाइम क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम इस साल का जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस साल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हुए हैं उसके बारे में देखेंगे ना। अब समझ लीजिए 3 इडियट्स मूवी जो है वो 2008 में रिलीज हुई थी, तो उस मूवी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि हमारे जीडीपी में इस साल के? नहीं, क्योंकि इस साल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसको कैलकुलेट करने की बात की जा रही है। इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम मोस्टली 1 ईयर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो जीडीपी क्या है? ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमारे टेरिटरी में रहना चाहिए, टेरिटरी के बाहर कोई मतलब नहीं है, इन अ स्पेसिफिक टाइम। तो इसको हम कहते हैं जीडीपी। अब देखिए, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए वेरियस मेथड्स है। एक सिंपल मेथड अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो प्राइवेट कंजम्पशन होता है, प्राइवेट कंजम्पशन मतलब जो भी हम खरीद रहे हैं, समझ लीजिए कि अगर मैं बाहर जाकर टूथपेस्ट खरीदता हूँ तो वो क्या है? कंजम्पशन है। देन उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट जो है वेरियस कंपनीज में की जाती है। देन उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट को पैसा जाता है, गवर्नमेंट उसको खर्च करती है, सब्सिडीज में बोलिए, कैपिटल बिल्डिंग में बोलिए। एंड देन नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट जो है जितना आ रहा है और उसमें से एक्सपोर्ट जो है हम घटा देते हैं, जिससे कि हमने नेट एक्सपोर्ट जो है वो मिलता है। तो इस तरीके से प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, ये पूरा अगर हम एडिशन कर लेते हैं तो हमें मिलता है जीडीपी। मतलब यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है? कंजम्पशन जो हम कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर जो बात की जा रही है सेकेंड एडवांस एस्टिमेट की, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू कहाँ से कब तक रहता है? तो वो शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर तो 31 मार्च तक। अभी मार्च आने वाला है, मतलब क्या है कि 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर जो है वो शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम क्वार्टर्स देखते हैं, क्वार्टर मतलब वो वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टर्स अगर हम देखते हैं 3-3 महीने का होता है। तो फर्स्ट क्वार्टर जो है वो कितने का रहेगा? अप्रैल मई जून, सेकेंड जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फोर्थ जनवरी फरवरी मार्च। तो मतलब 4 क्वार्टर्स होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। अब ये वाला जो एडवांस एस्टिमेट है ये कैलकुलेट किया है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का डेटा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अभी देखिए, हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, से फॉर एग्जांपल 21-22, जीडीपी जो है एस्टिमेट किया जाता है सेवरल राउंड ऑफ रिवीजन से, है ना। हर एक ईयर जो है, मतलब ईच ईयर ऑन जनवरी 7 यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है वो रिलीज करती है अपने फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, मतलब जनवरी के समय पर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिलीज होता है। देन फरवरी एंड में, जैसे अभी हमें सेकेंड एडवांस एस्टिमेट जो है वो देखने को मिल रहा है, जहाँ पर Q3 डेटा जो है वो लिया जाता है। एंड देन मे एंड, यहाँ पर प्रोविजनल एस्टिमेट जो है ये आता है, Q4 का जो डेटा है वो लिया जाता है। देन एंड जनवरी 2023 यहाँ पर जो फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट है, यहाँ पर एडवांस एस्टिमेट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एडवांस में हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। देन रिवाइज्ड आता है कि एक्चुअल में जो डेटा आया है और जो हमने यहाँ पर एडवांस एस्टिमेट निकाला था उसमें क्या डिफरेंस है, तो उसे हम एक्चुअल डेटा कहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है वो हमें देखने को मिलता है।
देन सेकंड रिवाइज एस्टिमेट आता है बाय जैन एंड 2024। तो इस तरीके से हमें पूरा एस्टिमेट किया हुआ, मतलब साल भर ये सिर्फ कैलकुलेट ही करते रहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम हाईलाइट देखते हैं सेकंड एडवांस एस्टिमेट का, तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो जैन में आया था वर्सेस सेकंड एडवांस एस्टिमेट जो फरवरी एंड में हमें देखने को मिला है, इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कैपिटा जीडीपी आप देखिए, यहाँ पर प्री कोविड अगर आप देखोगे 1920 तो उसमें 108,247 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट अगर आप देखोगे 107,801 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सेकेंड इसमें 107,934 जो है वो देखने को मिल रहा है पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये 61,594, 59,043, 61,054, तो मतलब बेसिकली अगर आप प्री कोविड देखोगे तो उसके मुकाबले रिकवरी तो यहाँ पर हो रही है, लेकिन अभी भी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जो यहाँ पर प्री कोविड फॉर्म हमें देखने को मिल रहा था। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर हम देखते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम प्राइवेट कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं तो वो 82,59,704 है। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा गिर गया था। अब यहाँ पर सेकेंड एडवांस एस्टिमेट में देखिए काफ़ी ऊपर आ चुका है, काफ़ी ऊपर आ चुका है। और ये जो यहाँ पर शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में कम था, अभी यहाँ पर सडनली ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट प्री कोविड से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो यहाँ एक्सपर्ट्स है वो बोल रहे हैं कि भाई ये ग्लीच हुआ है, ये एरर हुआ था जो हमने फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट किया था। गवर्नमेंट कंजम्पशन अगर हम देखते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर हम देखते हैं तो ये 1484,274, 1707, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ा था, है ना। यहाँ पर 1611 देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर एक्सपेंडिचर फॉर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो यहाँ पर आप देखिए 46, 48, यहाँ पर हमें फर्स्ट एडवांस, यहाँ पर 47 जो गिरावट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बेसिकली सेकेंड एडवांस एस्टिमेट जो है ये कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है अगर हम यहाँ पर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट या रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर चीज़ों को जानते हैं। तो अब देखिए तीन मेन इंजन जो है ग्रोथ के वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पहला अगर हम देखते हैं तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये इसको 55% जो क्राइटेरिया है या फिर प्रिविलेज है वो दिया गया है। देन उसके बाद यहाँ पर जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, उसको 33% दिया गया है। एंड फाइनली आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको 12% यहाँ पर दिया गया है। तो अब यहाँ पर अगर हम पहले इसमें देखते हैं फर्स्ट इसमें, तो हुआ क्या था, प्राइवेट कंजम्पशन जो है, क्योंकि देखिए लोगों की जो जॉब है वो चली गई थी, उसी के साथ साथ लॉकडाउन लगाने की वजह से लोग कुछ खरीद ही नहीं पा रहे थे। अब खरीद ही नहीं पा रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कंजम्पशन नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा तो जो कंपनीज हैं उनको फायदा नहीं होगा, कंपनीज को फायदा नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर जो लोग हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाल दिया जाएगा, एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाएगा तो और लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं रहेगी, और लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं रहेगी और लोग कंजम्पशन नहीं करेंगे। तो एक विशियस साइकिल जो है वो यहाँ पर बिल्डअप हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट इसमें जो कंजम्पशन है वो काफ़ी लो आ गया था, लेकिन सेकेंड एडवांस एस्टिमेट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये काफ़ी हाई चला गया है। इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पर लो जाते हुए हमें देखने को मिले हैं। तो जैसे फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट अगर हम देखते हैं, कंजम्पशन जो है ये काफ़ी हमें लो दिखाई दे रहा था। ओवरऑल जीडीपी एक्सपेक्टेड टू ग्रो पास्ट प्री कोविड लेवल, अभी आगे जाने वाली है। रिकवरी जो है हायर इन्वेस्टमेंट से ड्रिवन जो है वो हमें देखने को मिली थी, ठीक है, कि भाई हायर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से रिकवरी हो रही है। मेन वरी जो था वो था बेसिकली कि जो लोग हैं वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, लोग कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी लोगों के पास परचेसिंग पावर जो है वही नहीं आ रही थी, इसकी वजह से लोग कंज्यूम जो है वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर हम सेकेंड एडवांस एस्टिमेट देखते हैं तो उसमें क्या हुआ है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ये अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पर डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है दोनों हमें देखने को मिल रहा है। अब ये ऐसा भी एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला गया है कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो है उसमें थोड़े ग्लिचेस जो है वो देखने को मिले थे, जो डेटा है वो सही तरीके से लिया नहीं गया था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत लोगों को जॉब मिल गई है या फिर बहुत सडनली कोई चेंजेस आ गए हैं जिससे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे तो प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो हमें इंक्रीज होता हुआ सेकेंड एडवांस एस्टिमेट में देखने को मिला है, वही इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो थोड़े कम होते हुए देखने को मिले हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, कभी कभार आपको ट्रेंड जो है वो पूछ लिया जाता है। आइए यहाँ पर सेकेंड इस पर आते हैं, रीडिंग न्यू क्लाइमेट रिपोर्ट। अब यहाँ पर नई क्लाइमेट रिपोर्ट जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए
ये फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी हमें देखने को मिला है, ये बेसिकली सेकेंड पार्ट है काय का, आईपीसीसी का असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, क्लाइमेट रिपोर्ट इसको कहा जाता है। और ये जो क्लाइमेट रिपोर्ट है ये वेरियस जो लॉज है क्लाइमेट से रिलेटेड वो बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ कि भाई ये देखो ऐसा ऐसा क्लाइमेट में हो रहा है और ये इसके साइंटिफिक एविडेंसेस है कि इस वजह से हो रहा है। और इसी वजह से इसको रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है कंट्रीज के द्वारा, जिससे कि जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड क्योटो प्रोटोकॉल बोलिए, पेरिस एग्रीमेंट बोलिए, ये सभी बनाने के लिए कि क्या हम यहाँ पर हमारे पॉइंट्स रखें, इसका रेफरेंस लिया जाता है। तो सेकेंड पार्ट जो है आईपीसीसी के 6th असेसमेंट रिपोर्ट का, इसने वार्न किया है मल्टीपल क्लाइमेट चेंजेस के लिए कि भाई बहुत बुरे तरीके से वेरियस तरीके के क्लाइमेट चेंजेस जो है वो होने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस भी करते हैं, स्टिल लॉन्ग वे टू गो। स्टिल यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है बहुत बुरी तरीके से हमें यहाँ पर घेर कर रखे हुए हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आइए एक यहाँ पर हम जो MCQ है वो भी ले लेते हैं। तो कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आईपीसीसी। यहाँ पर ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिससे कि साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज ये यहाँ पर देखा जाता है, असेस किया जाता है। ये सेटअप किया गया 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर आपको बताना है, ये भी क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। अब देखिए की फाइंडिंग अगर हम देखते हैं इस रिपोर्ट की, तो उसने बताया है कि ह्यूमन बींग जो है उनकी जो एबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पर किसकी, क्लाइमेट चेंज जो यहाँ पर हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा टेस्ट की जाने वाली है। मतलब किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज के साथ कोप अप करते हैं, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो उसको हम झेलते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी बुरा इम्पैक्ट जो है वो पूरी पृथ्वी पर ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही देश में हो रहा है, किसी पर्टिकुलर देश में ही हो रहा है, पूरी पृथ्वी पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर राइज जो है ग्लोबल वार्मिंग में ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने वाला है इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि अभी आप देखिए कुछ ही दिन पहले जैकेट पहनना पड़ रहा था, लेकिन अब इतना गर्म हो रहा है कि मतलब कपड़े जो है वो भी चुभने लगे हैं। तो इस तरीके से सडनली यहाँ पर जो गर्माहट है वो अभी शुरू हो गई है ना। तो ये चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है। ओवर 3.5 बिलियन पीपल, 3.5 बिलियन पीपल की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब 45% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जो काफ़ी वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, खतरा उन पर मंडरा रहा है। मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी यहाँ पर डिजास्टर्स होते हैं, भले वो हीट वेव बोलिए, भले वो फ्लड बोलिए, है ना, सुनामी बोलिए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सुनामी हालांकि अर्थक्वेक की वजह से आती है, लेकिन स्टिल जो सारी जो चीज़ें हैं, जितने भी डिजास्टर्स है, वो सब क्लाइमेट चेंज जो है उसके भी इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हायर वल्नरेबल एरियाज में इंडिया जो है वो वल्नरेबल हॉटस्पॉट यहाँ पर है। मतलब सेवरल रीजन्स अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो है वो यहाँ पर हाई रिस्क फेस कर रही है क्लाइमेट डिजास्टर से रिलेटेड। उसमें मुंबई बोलिए, अहमदाबाद बोलिए, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई रिस्क पर देखने को मिलते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। अब इसके 3 पार्ट देखने को मिलते हैं रिपोर्ट के, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। अगस्त 2021 में फर्स्ट पार्ट हमें देखने को मिला था जो सेंटर्ड था अराउंड साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में साइंटिफिक बेसिस जो है यहाँ पर दे रहा था कि क्या उसके कारण है, क्यों यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फलाना फलाना। दूसरा जो पार्ट ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट में हमें क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज, एडॉप्टेशन ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। एंड देन थर्ड पार्ट जो है वो अप्रैल 2022 में आने वाला है और ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है इमिशन को रिड्यूस करने का वो यहाँ पर बताएगा। तो इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। अभी देखिए 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो कोई रिमार्केबली कोई नई चीज़ यहाँ पर नहीं बता रहा है। ओवर द ईयर जो चलता आ रहा है कि भाई यहाँ पर प्रीवियस असेसमेंट पर जो चीज़ें थी उसी पर बेस्ड चीज़ें देखने को मिल रही कि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, है ना, इमिशन को हमें रोकना चाहिए, अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ जाना चाहिए, फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं करना चाहिए। तो उसी पर बेस्ड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एडिंग मोर एविडेंसेस, ज़्यादा उस पर एविडेंसेस जो है वो ऐड किए गए हैं कि देखो भाई इसके वजह से ये हमें देखने को मिल रहा है, देखो 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 इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, देखो 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 देखो, देखो आ गया है, ये देखने को इन्फॉर्मेशन एंड डेटा जो है वो और ज़्यादा तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, मोस्ट ऑफ द कंक्लूजन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसके इम्पैक्ट से रिलेटेड, उसमें ग्रेटर क्लैरिटी हमें देखने को मिल रही है, सर्टेनिटी एंड वेल्थ ऑफ न्यू एविडेंसेस जो है ये भी यहाँ पर शामिल हो गए हैं। तो एक और अच्छे तरीके से, हाँ, अब यहाँ पर जो डाउट भी कर रहे होंगे अब उनको यकीन हो गया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। अब नया क्या है इसमें, नया क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर
असेसमेंट ऑफ रीजनल एंड सेक्टरल इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज का, उसका असेसमेंट यहाँ पर लिया गया है। रीजनल एंड सेक्टरल इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज में, अब ऐसा नहीं है एज अ होल, यहाँ पर रीजन्स पर क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। मतलब बेसिकली इसमें अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल मुंबई जो है वो हाई रिस्क पर है सी लेवल राइज के। मुंबई अगर आप देखोगे वहाँ पर समुद्र है, वो सी लेवल राइज के हाई रिस्क पर है फ्लडिंग के बारे में बोलिए। अहमदाबाद जो है वो सीरियस डेंजर ऑफ हीट वेव जो है वो फेस कर रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। मतलब इसमें रिस्क वल्नरेबिलिटीज मेगा सिटीज जो अराउंड द वर्ल्ड उसके बारे में भी यहाँ पर लिया गया है। तो ये पहली जो डिफरेंस है, पहला जो एक नई चीज़ है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। दूसरी एक नई चीज़ जो देखने को मिलती है वो है कि इसमें हेल्थ इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज से वो भी लाए गए हैं, वो भी इंक्लूड किया गया है कि भाई हेल्थ पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। क्लाइमेट चेंज वेक्टर बॉर्न डिसीज, वाटर बॉर्न डिसीजेज जो है मलेरिया, डेंगू सब ट्रॉपिकल रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है ना। अगर इंडिया देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पार्ट सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इसलिए वल्नरेबल के इसमें हाई हॉटस्पॉट जो है उसमें हमें देखने को मिल रहा है। डेथ जो है यहाँ पर सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डायबिटिक डिसीज जो है उसकी वजह से भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी फाइंडिंग्स अगर हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए नियर टर्म में। नेक्स्ट 20 ईयर्स यहाँ पर जो अगर हम ले लेते हैं, अगर रिड्यूस कर देते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, तो यहाँ पर थ्रेट जो है वो कम हो सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर एक बार 1.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हो जाता है प्री इंडस्ट्रियल लेवल का, फिर उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें इरिवर्सिबल रहेगी, फिर उसके बाद नाश जो है वो होना ही है। अभी हमारे पास मौका है जब तक 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है ग्लोबल टेम्परेचर नहीं जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने MCQ लिया हुआ है। तो इंटरनेशनल बॉडी है साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज देखने की, सेटअप की गई है 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जो पॉलिसी मेकर को रेगुलर असेसमेंट प्रोवाइड करती है, कि साइंटिफिक बेस प्रोवाइड करती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कि भाई रिस्क क्या है, क्या हमें मेजर जो है मिटिगेटिंग मेजर जो है वो लेने चाहिए। असेसमेंट जो है साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को सभी लेवल पर कि वो पॉलिसी जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वो यहाँ पर बना पाए। एंड उसी के साथ निगोसिएशन जो यूएन कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कमीशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मिस रीडिंग डिफेक्शन लॉ। इसमें अगर आप देखोगे तो न्यूज़ में क्यों चल रहा है, क्योंकि वर्डिक्ट जो है यहाँ पर गोवा MLS केस में दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। अब आपको कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ बतानी है कि जैसे हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द सभी स्टेट्स में हमें हाई कोर्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे कौन से स्टेट्स है, ये यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर कॉमन हाई कोर्ट जो है वो देखने को मिलता है, कॉमन हाई कोर्ट, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट जो है मिसरीड 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो यहाँ पर प्रिवेंट करता है हॉट स्प्रेडिंग अमंग लेजिस्लेचर। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि कोर्ट के द्वारा मिसलीड किया गया है, मिस इंटरप्रेट किया गया है यहाँ पर डिफेक्शन लॉ को। तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के, हम यहाँ पर डिफेक्शन लॉ क्या होता है उसको यहाँ पर शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं हमने ऑलरेडी हमारे जो पॉलिटिकल लेक्चर्स हैं अकेडमी ऐप पर उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगेन यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आता है कि हु डिसाइड्स वेदर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन इज टू बी डन और नॉट। कौन डिसाइड करता है, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा या स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या नन ऑफ द अबव। तो इसका भी जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब मैटर क्या है, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे जो है गोवा में उनके जजमेंट में कहा, डिलीवर किया है 25 फरवरी को, कि फॉर्मर मेंबर जो है कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी गोवा असेंबली में डिफेक्ट यहाँ पर जिनको किया गया था, है ना, अब उनको एग्जम्प्ट किया जा रहा है डिस्क्वालिफिकेशन से अंडर द पैराग्राफ ऑफ 4 सब क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 10th शेड्यूल। हमारे संविधान में वेरियस शेड्यूल्स दिए गए हैं, टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम 10th शेड्यूल की बात करते हैं तो वो बात करता है डिफेक्शन की, डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन। अब ये डिफेक्शन होता क्या है इसको समझना यहाँ पर जरूरी है। देखिए क्या है कि डिफेक्शन लॉ क्या है। अब फॉर एग्जांपल दो पार्टीज हैं, सब चंगासी पार्टी और इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो पार्टी, ठीक है, ये दो पार्टीज हमें देखने को मिल रही है। अब समझ लीजिए कि जो असेंबली है उसकी टोटल स्ट्रेंथ 8 है। 8 मतलब क्या कि टोटल स्ट्रेंथ है, और किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनाना है तो उनको टोटल स्ट्रेंथ जो होती है उसका 50% + 1 चाहिए होता है। मतलब मेजोरिटी 5 जिसके पास MLAs रहेंगे वो यहाँ पर अपनी सरकार जो है वो बना देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सब चंगासी पार्टी के 4 हैं और इधर से आलू डालो उधर सोना निकालो के 3 है, किसी के पास भी 5 जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है।
ऐसे सिनारियों में क्या होता है, ऐसे सिनारियों में होती है हॉर्स ट्रेडिंग, मतलब घोड़ों की ट्रेडिंग। मतलब क्या है कि यहाँ पर या तो ये इधर से आलू डालो वाले जो है ये इधर के एमएलए को खरीदने की कोशिश करेंगे कि भाई इतना पैसा लो और आ जाओ, हमारे तरफ से आ जाओ, हमको समर्थन दे दो, जिससे कि हमारे यहाँ पर पास हो जाएंगे और हम यहाँ पर सरकार जो है बना लेंगे। या फिर सब चंगा सी पार्टी जो है वो इधर से एमएलए जो है उनको खरीद लेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एमएलए को यहाँ पर खरीद लेती है, ठीक है, उसको दे देती है 10 करोड़ रुपए और कुछ मिनिस्ट्री जो है वो भी दे देती है, एंड देन यहाँ पर अब इनके पास हो गए 5 और ये सरकार जो है यहाँ पर बना लेगी। तो इसे हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। जहाँ पर क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज बनती क्यों है, एक आइडियोलॉजी के तहत बनती है। हर पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है और उसमें जो लोग हैं वो उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते होंगे तभी उस पार्टी में है। लेकिन लेकिन जब ऐसी हॉर्स ट्रेडिंग होती है, मतलब यहाँ पर आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी है सिर्फ पैसा कमाना, है ना, तभी तो वो पार्टी जो है वो चेंज कर रहा है। ऐसा ना हो इसके लिए डिफेक्शन लॉ लाया गया 10th शेड्यूल में। मतलब क्या है कि कोई भी अगर ऐसा करता है, कोई भी अगर अपनी पार्टी दल बदली अगर करता है पैसों के लिए या दल बदली अगर करता है तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो एमएलए नहीं रहेगा। किसके तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल के तहत। तो क्या अब यहाँ पर किसी इंसान को अगर एक्चुअल में वो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं लग रही है, एक्चुअल में अगर जो है उसको वहां से बाहर निकलना है, तो क्या वो नहीं निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। लेकिन उस केस में अगर आप देखोगे 2/3 लोग जो है उन्होंने यहाँ पर पार्टी को छोड़ना चाहिए, तब जाकर डिफेक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आलू डालो वहां से सोना निकालो है, इनके 3 लोग हैं, अब 3 लोग 2/3 लोग यहाँ पर बाहर अगर निकल जाते हैं, मतलब कितने 2/3 ऑफ 3, मतलब 2 लोग अगर यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं हमें आपको ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिसक्वालिफिकेशन जो है वो नहीं होगा एज पर डिफेक्शन लॉ। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ क्या किया गया है, ये जो जजमेंट है इसके तहत क्या किया गया है कि भाई यहाँ पर अगर ओरिजिनल पार्टी है, अगर ओरिजिनल पार्टी है वो अगर मर्ज हो रही है किसी और पार्टी के साथ तो वो मर्ज हो सकती है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनमें से 2/3 जो लोग हैं उनका यहाँ पर सहमति रहना चाहिए, मर्जर के लिए सहमति रहना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये लोग इस पार्टी में से उधर जाएंगे तो सहमति देंगे ही क्यों, ये पहले तो सहमति देंगे नहीं, देंगे तो बाद में ही दे सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई हमारी सहमति, गए गए पीछे छूटा, है ना, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोर्ट के द्वारा जो है वो क्या बोला गया है, कोर्ट के द्वारा 2 जो पैराग्राफ है, मतलब बेसिकली पैराग्राफ 4 सब क्लॉज 2 जो है उसके ऊपर यहाँ पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है। यहाँ पर बोला गया है कि मर्जर ऑफ दिस ग्रुप ऑफ कांग्रेस एमएलए, जो कांग्रेस एमएलए यहाँ पर मर्ज हुए हैं बीजेपी के साथ, डीम्ड टू बी मर्जर ऑफ ओरिजिनल पार्टी, जो ओरिजिनल पार्टी थी उनका मर्जर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ओरिजिनल पार्टी का मर्जर देखने को मिल रहा है विद द बीजेपी। देयरफॉर दीज मेंबर आर प्रोटेक्टेड अंडर पार्टी पैराग्राफ 4। इसीलिए ये जो लोग हैं डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड है अंडर पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 4 अगर आप देखोगे 10th शेड्यूल का तो एग्जम्प्ट करता है डिफेक्टर्स को फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। जो डिफेक्शन कर रहे हैं, जो दल बदली कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है कि डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे कब, इफ ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज विद अनदर पार्टी। ओरिजिनल पार्टी जो है वो अगर मर्ज हो रही है दूसरी पार्टी के साथ एंड 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी लेजिस्लेचर अग्री विद द मर्जर। 2/3 लोग जो है अगर वो अग्री कर रहे हैं मर्जर के लिए, मतलब 2 चीजें आ रही है, एक तो ओरिजिनल पार्टी, दूसरा पार्टी के 2/3 लोग जो है वो अगर इसको अग्री कर रहे हैं। तो इसमें पहला तो सवाल ये खड़ा होता है कि भाई ओरिजिनल पार्टी क्या है ना। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि भाई पहले ये लोग मर्जर के लिए एक्सेप्टेंस क्यों देंगे, 2/3 लोग, एक्सेप्टेंस तभी रहेगा जब 2/3 लोग उसमें से बाहर निकलेंगे। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि 2/3 लोग जब बाहर निकल रहे हैं, है ना, यहाँ पर सेंटेंस इस तरीके का बोला गया है। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली डिफेक्शन आप सभी लोगों को पता है क्या है ना। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने लाया सिर्फ इसलिए है कि ये जो पैराग्राफ 4 है इसका सेंटेंस जैसा का वैसा उठाकर अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो ये आप गलत मत करना, क्योंकि ऐसा लगेगा भाई ये तो गलत है ना, तो गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी हो रही है इससे रिलेटेड। तो बेसिकली बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है पूरे एडिटोरियल में से, बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओरिजिनल पार्टी मर्ज हो रही है किसी और पार्टी के साथ और 2/3 जो है मेंबर लेजिस्लेचर में वो अगर इस मर्जर को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। अब प्रैक्टिकलिटी में देखेंगे जैसा मैंने आपको बोला कि 2/3 लोग जब निकलेंगे तो ही वहां पर एक्सेप्टेंस मिलेगा, है ना।
तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब जैसा मैंने आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, यूरोप का मैप दिखाया था, तो उसमें जो कंट्री मैंने आपसे पूछी थी वो थी बेलारूस। यहाँ पर यूक्रेन हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर रशिया देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो देखने को मिल रही है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो रशिया है वो बेलारूस का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कीव कैपिटल जो है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बेसिकली रशिया क्या कर रहा है, रशिया यहाँ पर ये रीजन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि यहाँ पर घुसपैठ जो है वो कर सके, कीव तक पहुँच सके। यहाँ पर चार्नोबिल हमें देखने को मिलता है जहाँ पर बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था न्यूक्लियर का, तो वहाँ उस पर कब्जा कर लिया, कीव तक घुसने की कोशिश कर रहा है। बेलारूस जो है यहाँ पर इस यहाँ बातचीत जो है उनकी वो भी हमें देखने को मिल रही है। मोस्ट ऑफ द जो इंडियन स्टूडेंट्स है जो यूक्रेन में रह रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, क्योंकि मेडिकल अगर आप देखोगे एमबीबीएस करना यूक्रेन में काफ़ी कंपैरेटिवली सस्ता भी है और आसान भी है एज कम्पेयर टू इंडिया, इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग जो है माइग्रेट होते हैं यूक्रेन में जाते हैं और वहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं एमबीबीएस की। तो वो यहाँ से पोलैंड जा रहे हैं जहाँ से उनका इवैक्यूएशन जो है इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। तो अभी कुछ मंत्री लोग जो है वो भी जा रहे हैं इवैक्यूएशन के वहाँ पर, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से इवैक्यूएट कर कर लाया जा सके। तो ये पूरा अभी एट प्रेजेंट जो है, और यहाँ पर रशिया अगर आप देखोगे तो सैंक्शंस की वजह से इकोनॉमी डाउन चल रही है, और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है ना। तो ये जो अभी तक के अपडेट्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, आगे के जो अपडेट्स है वो आपके लिए मैं लाता रहूँगा, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपने सही जवाब जो है वो इसका दिया होगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतने दिनों बाद पहला वीडियो है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप कमेंट सेक्शन में बताओगे आपको कैसा लगा। और theMOAcademy.in ये वेबसाइट पर भी आप जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ आप अगर न्यूज़पेपर जो है अगर आपके छूट गए हैं, अगर आप नहीं पढ़ पाए हो, लेकिन डेट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस डेट का न्यूज़पेपर आपको बेसिकली पढ़ना है, तो आप यहाँ पर वेबसाइट पर न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है इस पर क्लिक करके पर्टिकुलर डेट जो है वो आप डाल सकते हो, और वो डेट का न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ढूंढना काफ़ी आसान रहेगा, फ्री में है, ढूंढना काफ़ी आसान रहेगा। तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो अगर आपको उस दिन का पर्टिकुलर का न्यूज़पेपर जो है वो चाहिए है तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। बाकी आपको फाउंडेशन कोर्सेज चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके आप फाउंडेशन कोर्सेज जो है वो भी ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।